करड़ी सेना को समझ लेना चाहिए। ये तुम्हारा आह्वान बिल्कुल फेल है। तुम बार बार ये चैलेंज देते हो कि यादव सेना, तुम यादव सेना से जीत जाओगे। चलिए 12 तारीख का लोग हमारे लोगों की जान भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरकार को चुनौती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती। भाई दलित क्या, आप ये बताइए, दलित संख्या में कम है? दलित भी तो बहुत ज्यादा है। अगर आप दलितों पे अत्याचार करेंगे, पिछड़ों पे अत्याचार करेंगे, तो आखिर अगर पिछड़ा हो दलित। आज जाति पात छोड़ नहीं शोषण के देश के विधान बन जाएंगे। कीजिए संगठन आज जाति पात छोड़ नहीं शोषण के देश के विधान बन जाएंगे। किया न सुबेल रही खींचातानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 12 तारीख को करनी सेना ने एक आगाज कर दिया है कि आगरा चलो। रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, अभी तक करनी सेना में वो एक बदला लेने की जो भावना है कि जब तक रामलाल जी सुमन माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक ये मुद्दा उनके जहन में रहेगा और राम जी लाल से माफ़ी मंगवाने के लिए पूरा एकदम आंदोलित हो चुके हैं। और 12 तारीख को सभी क्षत्रिय समाज से आंदोलित होने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आगरा चलो। जैसे आप लोग सुनते होंगे पहले कि लखनऊ चलो रैली है, वैसे सुना है कि आगरा चलो एक तरीके से क्षत्रिय करनी सेना का एक आंदोलन है रामजी सुमन के लाल पे। तो क्षत्रिय समाज या करनी सेना करना क्या चाहता है, और उसी के विपरीत ये भी कम थोड़ी है, ये यादव सेना लेके चल पड़ रहे हैं, इधर अंबेडकर सेना लेके चल पड़ रहे हैं। यानी कि सेना अब देखिए बात कहाँ रुकने वाली है। आइए हम बात करते हैं कि ये मुद्दा रुकेगा या नहीं रुकेगा, रामजी लाल से माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आज तो वक्फ बोर्ड पर चर्चा चल रही, लेकिन आज हम माफ़ी वाले चर्चा कर लेते हैं। यादव जी स्वागत है। माफ़ी मांग ले, मामला खत्म हो जाए। काहे 12 तारीख को बुला रहे हैं? आप नेशनल अयोध्या चैनल के जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं महोदय, आप ये बताइए कि कोई जबरदस्ती करनी सेना जो है दबाव बना के माफी मंगवाना चाहती है, ये कहाँ का न्याय है? अगर अत्याचार ऐसे करते रहेंगे तो मैंने कई बार कई चैनलों पे मैंने बोला कि ज्यादा अत्याचार कोई किसी समाज पे करता है तो वही बात होती है जैसे परशुराम जी ने एक बार जो है इस धरती को 21 बार छत्री विहीन कर दिया था। तो आप वो इतिहास का एक पन्ना और आगे बढ़ जाएगा कि बहुत ज्यादा किसी भी समाज के ऊपर किसी को अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर अत्याचार परशुराम जी फिर आ जाएंगे क्या क्षत्रिय विहीन करने के लिए? और तो समय तो ब्राह्मण का था, इसमें दलित का आंदोलन चल। भाई दलित क्या, आप ये बताइए, दलित संख्या में कम है? दलित भी तो बहुत ज्यादा हैं। अगर आप दलितों पे अत्याचार करेंगे, पिछड़ों पे अत्याचार करेंगे, तो आखिर अगर पिछड़ा हो दलित सेना बना के आ गए तब क्या होगा? तब तो टकराव की स्थिति आएगी ही आएगी। ये जो करनी सेना वाले चुनौती दे रहे हैं वो रामजी लाल सुमन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दे रहे हैं, इनके कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। ये करनी सेना वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है कि हम कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं उत्तर प्रदेश में। ये उनकी सांसद जी को चुनौती नहीं है, योगी जी को चुनौती है। सांसद जी को कोई चुनौती नहीं है। हम बताते हैं कि हम करोड़ों में हैं, एक आध लोग हमारे लोगों की जान भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरकार को चुनौती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती। इनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में ये एक साधारण नागरिक के जीवन की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, कानून की है, संविधान की है। तो काहे पिटवा दिए बताइए? गए थे आराम से, तो गए थे लोग की धरना देने उनके घर पे और पिटवा दिए, तो आंदोलित नहीं होंगे क्या? उनके अध्यक्ष को पिटवा दिए, उनके कार्यकर्ता को पिटवा दिए रामजी लाल सुमन, तो आंदोलित तो होंगे ना। देखिए एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि करणी सेना, यादव सेना, दलित सेना, परशुराम सेना बन के आ रहा है ना सब सेना। काहे भैया सेना? किस बात की सेना? सेना तो इस देश में एक है जो इस देश की रक्षा कर रही है। और अगर ये लोगों में सेना में इतना बड़ा बल हो तो चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चलो चाइना के बॉर्डर पे खड़ा कर दो इनको, और चल करके जो विदेशी ताकतें इस देश को कमजोर करने की वो रख रही हैं उनके खिलाफ लड़ो। मैं भी साथ चलता हूं तुम्हारे यार। तुम ये आपस में लड़ने के लिए, रामलाल जी सुमन मान लीजिए कुछ गलत बोले, मैं मानता हूँ गलत बोल दिया। नहीं अरे यार तो गलत बोल दिया तो वो कहा गया कि ऊँट का गन्ने का चोर और जो है कटारी से काटोगे क्या उसको? ये बिल्कुल गलत है और ये करणी सेना को समझ लेना चाहिए। ये तुम्हारा आह्वान बिल्कुल फेल है। तुम बार बार ये चैलेंज देते हो कि यादव सेना, तुम यादव सेना से जीत जाओगे। चलिए 12 तारीख को तो कौन? अरे यही करनी सेना और यादव सेना भी चली गई तब टकराव की स्थिति पैदा नहीं, टकराव की नहीं। काहे ने एक कुरुक्षेत्र, जैसे महाभारत काल में कुरुक्षेत्र बना हुआ था,
उसी तरीके से एक सरकार को मुझे अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे कि 10 मिनट की छूट दे दे पुलिस की। अरे भैया 10 मिनट क्या, एक दिन की छूट दे दो। एक तरफ यादव सेना खड़ी कर दो, एक तरफ छत्री सेना खड़ी कर दो, फिर लड़ लो और फिर फैसला कर लो, और तब तक विदेशी ताकतें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। अरे यार, यहाँ एक रहो नेक रहो सेफ रहो का नारा लग रहा है, आप यादव छत्री सेना का। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, सुनो तो, मैं यही बात कह रहा हूँ कि तुम तो आपस में लड़ करके देश को गुलाम बना दिए थे, और फिर वही चीज गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हो। अगर तुम, पहली बात तो सरकार को सेना शब्द सारी संस्थाओं में, वहां देखिए मन से है, शिवसेना है, ये सारी जितनी सेना के नाम से संस्थाएं हैं, ये सिर्फ गलत कार्य करने के अलावा कोई कार्य नहीं करती। सरकार को ये इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। शिवसेना को लेकर तो ये भी बैठ गए कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन बैठ गए। अरे भाई, सेना शब्द को हटा देना चाहिए कि कोई भी संस्था सेना शब्द नहीं रख सकती। सेना एक ही है, और वो भारतीय सेना है, वो सेना एक ही है, वो भारतीय सेना है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी। और ये भी कहना चाहेंगे अपने वक्ताओं से जो अपना अभिव्यक्ति रखते हैं कि शांतिपूर्वक दृष्टिकोण सही होना चाहिए डिबेट के समय। आज आप ये कह रहे हो संसद में जो वक्फ की जो चर्चा चल रही है, जिस संसद का शिलान्यास एक श्लोक से हुआ था, अयम निजा परेवेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अब इसका एडमिन लुटियंस ने इसके वास्तुकार थे, कनाट जो प्लेस है, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। हमारी वैदिक परंपरा को अंग्रेज लेकर गए हैं। आज उस जो परंपरा को सदन के अंदर है, वक्फ जो आप मेन उद्देश्य आपका वक्फ है, उसकी बात, उसमें एक संशोधन हुआ। क्या हुआ? अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट लखनऊ में। जब संशोधन किसी चीज का होता है तो एज ए डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब डेमोक्रेटिक लोगों ने चयन किया है तो पार्लियामेंट पहुंचे, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों हैं, वहां पर डिबेट करने का दोनों को अवसर दिया गया है। लेकिन जब राष्ट्र के निर्णय बड़े होते हैं तो सर्वांगीण विकास के लिए जो सदन में आज वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ है, ये राष्ट्रकारी मूल्यों के हित के लिए, इसमें किसी का अहित नहीं हुआ है। केवल जो सत्ता चाहक लोग हैं, जैसे दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को वनवास, सत्ता के लिए राम को वनवास हुआ, तो यहाँ पर सत्ता के लिए लोग राम को वनवास देते हैं, सत्ता के लिए युधिष्ठिर का वनवास होता है। एक केंद्र में सत्ता का दोनों तरफ से खेल चलता है। बाप को भी मार देते हैं, सत्ता के लिए भाई को भी मार देते हैं। सत्ता बड़ी चीज। सत्ता ने कंस ने अपने सगे भांजे के साथ पूरे गोकुल के बच्चे मरवा दिए थे। ये तो हमेशा सत्ता के खेल निराले होते हैं। तो सदन में सत्ता का खेल चल रहा है, देश का खेल तो चल ही रहा है, सत्ता का खेल चल रहा है दोनों पक्षों से। भारी पड़ जाएगा। हाँ। लेकिन ये जो 12 तारीख को करनी सेना वहाँ पे जा रही आगरा, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का मानस पुत्र हूँ और 4 पंक्ति कविता में कहना चाहूंगा। कीजे संगठन आज जाति पात छोड़ नहीं, शोषण के देश के विधान बन जाएंगे। कीजे संगठन आज जाति पात छोड़ नहीं, शोषण के देश के विधान बन जाएंगे। किया न सुमेल रही खींचातानी आपस में, राष्ट्र के विनाश के वितान तन जाएंगे। और चर्चा चलाते रहे रोज मतभेद की, हम पंडित हैं, हम ठाकुर, हम यादव हैं, बनिया हैं, हिंदू हैं, मुसलमान, हम सिख ईसाई। चर्चा चलाते रहे रोज मतभेद की, तो वसुधा पे ही मतभेद रह जाएंगे। अन्य राष्ट्रों का आधिपत्य होगा भारत पे, हिंद के स्वतंत्र के बयान रह जाएंगे, हिंद के स्वतंत्र के बयान रह जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि ये मेरी कविता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है ये एक पॉलिटिक्स है कि एक हिंदू को डिवाइड करने का, जो कहा जा रहा है कि अभी इधर वक्फ बोर्ड चल रहा है, इधर हो रहा है कि हिंदुओं में डिवाइड कर दो, यानी कि दोनों तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। या आप इसको तुष्टीकरण के रूप में देख रहे हैं या माफी मांग ले मामला शांत? नहीं, तुष्ट माफी का कोई शब्द हमारे भारतवर्ष की डेमोक्रेटिक परंपरा में नहीं। यहाँ कार्य होता है, जो ये समाज को तोड़ा जा रहा है। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। आप देखें, इसकी चारों दिशाओं में भारत चारों वेद रखे, किसने लिखे हैं पता है? वेद व्यास ने लिखे हैं, जिन्हें दलित कहा। हम आज पिछड़ा कर रहे हैं। पिछड़ा कौन है? एक IAS का पिछड़ा हो सकता है। जो व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात पट्टी पर राम लिखता है शिक्षा के लिए, वो पिछड़ा देश कैसे हो सकता है? जिसके आध्यात्मिक गुरु राम है। आप, मैं ब्राह्मण हूँ, आप हर जाति के लोग हैं, सबसे पहले पट्टी पर क्या लिखते हैं? प्राइमरी राम लिखते हैं। जो व्यक्ति जन्म लेने का राम लिखता है, वो आदर्श कितना उसका श्रेष्ठ है। ये राजनीति ने लोगों ने पिछड़ा कर, पूरे भारत की राम शब्द पे चल रही है। आप जो है आइए बताइए कि आप भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। हर तरफ 87 लोग भारत में लड़े,
हम भारत के त्याग का दीपक जलाएंगे और मजहबी उन्माद ने भारत जटायु कर दिया, गोद में ले राम फिर पीड़ा मिटाएंगे। और मेरा निवेदन है कि देश मचिए लूट खसूट, युवाओं चलो चित्रकूट, क्यों चित्रकूट जब चलेंगे तो मेरा भारत का भविष्य उज्जवल होगा। आज राम के नाम से देश पूरा चला जा रहा है। शिक्षा पर कोई बात आप ये लेकर के जरा जाए किसी विद्यालय में कि बच्चों की फीस इस तरीके से उगाई हो रही है जैसे जजिया कर लिया जा रहा हो। आप देखिएगा वहां पर पैंट शर्ट जूते मोजे इस पर कहीं डिबेट हो रही है। वक्त पर तो पार्लियामेंट पास हो चुका है। इस शिक्षा सत्र की बात करिएगा कि औरंगजेब सबसे बड़ा भारत में शिक्षा माफिया है। मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि शिक्षा माफियाओं पर बुलडोजर अगर चलेगा तो इस भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्यों शिक्षा माफिया डिबेट कर लेंगे, अभी करनी सेना पे है। भाई साहब की पूरी बातें आपने सुन ली है, तो यानी कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चल रहा है कैसे डिवाइड करो और सत्ता पाना। आप राम के देश में है ना, राम को जब वनवास जाना पड़ा सत्य के लिए, तो आप ये बताइए कि आम नागरिक के दशा क्या होगी अगर सत्य पे खड़ा है तो आप मारने के लिए जा रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। पहले राजतंत्र हुआ करता था और ये लोग संविधान मांगेंगे, दूसरा वाला नहीं मांगेगा, तो दोनों लोग मांगे ना। लेकिन सदन में बोले थे, अगर वो गलत बोले थे तो सभापति महोदय को उठकर उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी, वहीं से उनको जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन अगर वो वाला करवाना चाह रहे थे क्या? राहुल गांधी बार बार कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया था, बोलने नहीं दिया था, और कहीं उनको FIR करा दिया तो बवाल। जो अभी हमारे बड़े भाई सब संस्कृत में और हिंदी में सब श्लोक सुनाए हैं और वो सुनाए हैं दोहा, हकीकत में यहाँ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, संत महंत मुख्यमंत्री, इनके अगल बगल बैठ के IAS IPS PPS PCS और जितने विभाग के MD हैं और निदेशक हैं और जो है RTO विभाग, परिवहन विभाग और सिंचाई विभाग, कह रहे हम योगी है। हाँ योगी है तो इनके और MLA MP जिनके ऊपर 25 मुकदमे मर्डर के, 28 मुकदमे, 40 मुकदमे भ्रष्टाचार के मुकदमे, जिस जिले में वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद नेता है जिसके ऊपर मुकदमे नहीं है, तो ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? मैं कहूँगा झंडे बदलेंगे, डंडे बदलेंगे, राजनीति के हथकंडे बदलेंगे, मगर इस देश का बंधुत्व अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। बदल लेंगे, वो छक्करनी सेना, वो यादव सेना, वो अंबेडकर सेना, वो ब्राह्मण सेना, यानी कि वो बर्मा सेना, वो कितना सेना के नाम दिला दो, सेना हो चाहे कोई सेना है, इस सेना बैतरणी राष्ट्र का नहीं है। राष्ट्र की सेना हमारे भारतवर्ष की नागरिक की बंधुत्व है। बंधुत्व यस इस रास्ता जहाँ बंधुत्व है वहीं ईश्वर है। गीता में लिखा तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें। ये घर घर बंधुत्व का मतलब होता सत्ता नहीं। राम ने भर सत्ता त्यागी, यहाँ लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए बाबा बन जाते हैं। क्या भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो सकता है? लग रहा है इस दुनिया में कोई राम जी जैसा, कोई भरत जी जैसा है। वो त्याग दिए थे सत्ता, वो पिताजी के कहने पे चले गए थे वनवास। दिख रहे हैं पूरा परिवार त्याग रहे सत्ता के लिए, पूरा परिवार त्याग रहे, लेकिन इंटरनल सबके सपोर्ट है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं माननीय योगी जी से यही बार बार निवेदन करता हूँ, ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण ने आदेश दिया क्षत्रिय को, और मैं उन्हें संत के नाते आदेश भी दे रहा हूँ ब्राह्मण होने, मैं कुलगुरु भी हूँ ब्राह्मण रहा है, कि शिक्षा जो ब्राह्मण दी है उस शिक्षा जी को अगर योगी जी बचा लें देश को, तो देश का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हम इस पे